वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर का जो भी बाकी का राष्ट्रीय घटनाक्रम बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमने लास्ट वीडियोस में ये सारे कंप्लीट किए थे टॉपिक्स। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट करके देख लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देखते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला पॉइंट है 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं की मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र। यानी जो भी 100 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के जो पंजीकृत रजिस्टर्ड मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको चुनाव आयुक्त के द्वारा पत्र भेजे गए हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो 1 अक्टूबर 2022 को इस दिन क्या है? इस दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, इसलिए इनके द्वारा यह पत्र भेजा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो कि 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को हमेशा मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा सभी 100 वर्ष से अधिक या इससे अधिक उम्र के जो भी मतदाता हैं उनको पत्र भेजा गया, और जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसमें इनके योगदान के लिए इन्होंने आभार व्यक्त किया था। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी देश में शतायु मतदाता है ना, उनकी संख्या है 2.50 लाख। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इन्हीं के लिए इन्होंने आभार व्यक्त किया है और पत्र भेजा है उनको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रेजेंट वायुसेना में शामिल। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में LCH को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इस तरह से वायुसेना ने अपनी क्षमता में वृद्धि किया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। यहाँ पे जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा, यानी हाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसको जोधपुर केंद्र पर ना एक समारोह का आयोजन किया गया। उसी समय में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उस टाइम में कौन कौन लोग उपस्थित थे? तो दोस्तों, चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना एयर चीफ मार्शल जो होते हैं BR चौधरी, तो ये लोग वहाँ पे उपस्थित थे। और उसी समय राजनाथ सिंह के द्वारा ऐसे 4 हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया गया। अब हमको ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये कहाँ पे शामिल किया गया। तो हमने अभी भी देखा कि जोधपुर वायुसेना में आयोजित किया गया था, और इसको तैनात कहाँ किया जाएगा ये भी ज़रूरी है। तो जोधपुर वायु सैनिक केंद्र जो है ना, वहीं पे जो पाकिस्तान का सीमा है वहीं पे इसको तैनात भी किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बताया गया है कि वायुसेना में कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं हवा से हवा में मार करने वाली। 20 mm के गन्स और अन्य घातक हथियार हैं, और फ्रांसीसी मूल के 2 इंजन द्वारा संचालित प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिए भारत की ज़रूरतों के अनुरूप विशेषता विकसित किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, इसका वेट जो है ना काफ़ी हल्का है, जिसके वजह से जो भी हमारे दुश्मन हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर भी इनके जो ठिकाने बने हैं ना, तो उनको भी ख़त्म करने में यह काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही अगर हम देखें तो वायुसेना के साथ साथ थल सेना और अन्य सुरक्षा अभियानों में भी यह काफ़ी कारगर साबित होगा। इसके साथ ही हर एक मौसम के जो भी अभियान है उसके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये हमारे मेंस के लिहाजा से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, BPSC वगैरह में और IAS में भी। तो हम इन चीज़ों को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो नई नई करंट में चीज़ें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम।
यहाँ पे हमने देखा कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें कुछ और इसका जो भी टेक्निकल मेज़रमेंट है वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसमें चालक दल 2 होंगे। इसकी लंबाई 15.8 मीटर होगी, चौड़ाई 4.6 मीटर है, ऊंचाई जो है इसकी 4.7 मीटर है और जो वेट है 5.8, चलिए 8 टन इसका वज़न है। और बाकी कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा है, बस आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि इसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान MOM से संपर्क हमारा समाप्त हो गया है, यानी इसरो का संपर्क टूट गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। 2014 में इसको स्थापित किया गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन को। तो 8 इयर्स हो गए हैं कुल दोस्तों, जिसके बाद इसका इसरो से संपर्क टूट गया है। ये जो भी इसका ईंधन था ना और इसकी जो बैटरियाँ थी वो सब ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका संपर्क टूट गया है। चलिए आगे अगर हम देखें इसके बारे में और भी, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो प्रक्षेपण किया गया था ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-25 के माध्यम से किया गया था। और इसको कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 में इसको किया गया। और फिर 10 महीने के बाद यह 24 सितंबर 2014 को मार्स की कक्षा में पहुंच गया। और तब से लेके अभी तक इसने बहुत ही मंगल ग्रह से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी इसरो को। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। हालांकि दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड था ना वो सिर्फ 6 माह के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये इसने 8 साल तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और यह 8 ईयर्स तक मार्स के ऑर्बिट में रहा। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट क्या है? भारत ने सामरिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS अरिहंत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत है। इसी के माध्यम से, इसी के हेल्प से बैलिस्टिक मिसाइल SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? बंगाल की खाड़ी से यह परीक्षण किया गया काफ़ी सफलतापूर्वक। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ और भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए। बाकी का अगर यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना कि भारत के पास तो अपनी परमाणु शक्ति है ही, काफ़ी मजबूती का संकेत दिया है इसको प्रशिक्षण करते हुए भारत ने, यहाँ पे बताया गया है वही बात। लेकिन भारत ना कभी भी इसकी एक स्पष्ट पॉलिसी रही है, स्पष्ट नीति रही है कि भारत कभी पहले आक्रमण नहीं करेगा, परमाणु आक्रमण या फिर कोई भी ऐसे युद्ध वगैरह का, बल्कि अगर कोई देश परमाणु आक्रमण करता है तो भारत इससे पीछे नहीं हटेगा। तो ये भी हमारे डिफेंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के जो भी अपकमिंग लेखक हैं उनके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। अच्छा दोस्तों, हमने जो नवंबर में PD पढ़ा था ना, नवंबर का जो PD पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि युवा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसको बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और मे भी पूछे जाएँ आगे भी। चलिए, तो इसमें 30 वर्ष से कम युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको चुना जाएगा और इनको जो भी प्रशिक्षित हमारे लेखक हैं, प्रख्यात लेखक वगैरह, उनके द्वारा इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? भारत की विरासत और संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसको किया जा रहा है। दोस्तों इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये महत्वपूर्ण है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
एग्ज़ाम्स में आजकल ये भी पूछे जाते हैं कि किस समय इसको स्टार्ट किया गया, किस डेट को स्टार्ट किया गया। युवा 2.0 को 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पे स्टार्ट किया गया। ये योजना इंडिया @ 75 परियोजना जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके भाग के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा और 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, यानी पहले हो चुका है ये, तो इस टाइम पीरियड में 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। फिर आने वाले समय में यानी 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक लेखकों और साहित्यकारों के द्वारा इनका प्रशिक्षण किया जाएगा। चलिए, और जो भी ये किताब लिखेंगे उसका पहला सेट 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, जो ये पुस्तक लिखे जाएंगे या जो भी होगा तो उससे भारत का जो एक इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसे बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना कब शुरू की गई थी, ये आप याद रखिएगा कि इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। चलिए, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे हम देख लेंगे कि हम इस योजना को अपने जो भी भारत सरकार की ये योजना है, इनिशिएटिव है, उसको हम मेंस के किस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे क्षेत्रवाद वाला प्रॉब्लम है ना, जो क्षेत्रवाद का प्रॉब्लम भारत में जगह जगह पे क्रिएट होता है, जो कि कई ऐसे समुदाय होते हैं वो चाहते हैं कि भारत से एक अलग राज्य, कई बार वो अलग राज्य की मांग करते हैं या फिर कई बार वे भारत से टोटल अलग हो जाना चाहते हैं। तो ये जो क्षेत्रवादी की जो प्रॉब्लम है ना वो कमेगा। तो मेंस में क्वेश्चन भी आता है पॉलिटी में कि क्षेत्रवाद क्या है, इसे कम करने का जो भी वगैरह इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं, तो इसमें हम कोरिलेट इसको कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जो भी पुस्तक वगैरह लिखेंगे ना वो भारत की संस्कृति विरासत पर ही लिखेंगे और इससे भारत के लोगों में ना एकता बढ़ेगी, जो भी एकता अखंडता है भारत की बनी रहेगी और वे अपनी संस्कृति को समझेंगे। तो इस वजह से हम इसको वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो उसके बारे में इसे यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन या फिर ब्लू फ्लैग जो ये भी दिया जाता है ना, वो क्यों दिया जाता है, ये पर्यावरण की दृष्टि से जो भी समुद्र तट है उसको सुरक्षित करने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए यह इनिशिएटिव लिया जाता है। अच्छा, ये भारत की इनिशिएटिव नहीं है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, डेनमार्क में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब जो भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन है वो किस के द्वारा दिया जाता है, या फिर जो ये प्रमाणन जो दिया जाता है वो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये संस्था कहाँ की है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि ये डेनमार्क की संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। चलिए, हम अब देख लेते हैं कि वे कौन कौन से बीच हैं। तो ये दोनों बीच ना लक्षद्वीप के हैं, लक्षद्वीप के दोनों हैं, एक मिनिकॉय थुंडी बीच और एक कदमत बीच है, दोनों को दिया गया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कब कब ब्लू फ्लैग मिला है भारत को। देखिए, 2021 में भी 2 बीचेस को मिले थे, जिसमें से तमिलनाडु का एक कोवलम है और दूसरा पुदुचेरी का एक एडन है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि कोवलम बीच कहाँ पे स्थित है, या फिर जो अभी जो ये मिनिकॉय थुंडी बीच है या कदमत बीच है। तो ये सारे चीज़ ऐसे इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया है कि क्यों दिए जाते हैं ये ब्लू फ्लैग
प्रमाणन। तो इसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और जो पॉल्यूशन वगैरह है, लैंड पॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें जो समुद्र में पॉल्यूशन फैलता है, तो उन सभी चीज़ों को कम करने के दृष्टिकोण से ये सभी चीज़ इसको दिया जाता है। साथ ही इसमें कितने मानक शामिल होते हैं? 33 विभिन्न मानक को देखा जाता है, तब जाके इस प्रमाणन को दिया जाता है, यानी ब्लू फ्लैग को दिया जाता है। तो ये चीज़ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कितने मानक इसमें शामिल होते हैं। 33 मानक इसमें शामिल होते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। जिसमें से कौन कौन से मेन है दोस्तों? तो बीच के किनारे शौचालय होना चाहिए, कपड़ा बदलने का व्यवस्था होना चाहिए, वॉच टावर्स होने चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रबंध होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, CCTV और तैरने के लिए सुरक्षित क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे बताया गया है 12 कौन कौन से ऐसे बीच है भारत के जो शामिल हैं। ओडिशा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराज, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा। तो ये सारे जो बीच हैं उनको चुना गया है ब्लू फ्लैग के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की टाइम्स विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 में भारत का एक संस्थान। तो भारत का मात्र एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया है, और वो भी 250 तक की सूची में ना भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। इसे कितने के बीच में रखा गया है? 251 से 300 के रैंकिंग के बीच में रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जो इसके रैंक है उसमें भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बस इसको याद रखेंगे कि टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उसकी सूची में भारत का सबसे शीर्ष कौन सा इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे ये भी हम याद रखेंगे कि जो टाइम की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है उसमें शीर्ष 10 यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिसमें से हम कुछ को याद कर लेंगे। नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, दूसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका है, तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। तो ये 3 आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। आइए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है गुजरात के मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों की डूबकर मरने की आशंका है। तो ये तो पता है दोस्तों कि गुजरात का जो मोरबी ज़िला है वहाँ पे जो मच्छू नदी है उस पर जो ब्रिज था वो टूट गया है, और उसके बाद उस पर 150 लोग मर चुके हैं। तो याद रखेंगे कि ये ब्रिज किस नदी पे बना था। यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि ये मच्छू नदी पे बनाया गया था। चलिए, ये जो ब्रिज है ना दोस्तों वो लगभग 140 वर्ष पुराना हो गया, और इसे हेरिटेज ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। बहुत टाइम से ये बंद था, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जो गुजरात का 9 वर्ष वाला समय होता है ना, उसके लिए इसको खोला गया था, जिसके वजह से यह हादसा भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, उससे पहले यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो भी यहाँ पे मृतक है ना उनको 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा, और घायलों को 50-50 हज़ार का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह घोषणा की है। अगला टॉपिक है देश की सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान यहाँ पे सफल हुई है, तो उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। भारत ने उपग्रह प्रक्षेपण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है, और इसरो ने 2022 अक्टूबर 23 को भारी रॉकेट LVM-3M2 को लॉन्च किया, और इसके जरिए OneWeb कंपनी
के 36 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में, यानी पृथ्वी का जो लोअर ऑर्बिटर है ना, उसमें स्थापित किया है, उसमें लॉन्च किया है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये इस रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पुराना नाम क्या है? GSLV M2 इसका पुराना नाम है। साथ ही इसमें किस कंपनी के उपग्रह को लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है? तो वनवेब नाम करके एक कंपनी है दोस्तों, ये एक ब्रिटिश कंपनी है। तो ये याद रखेंगे कि ये ब्रिटिश कंपनी है जिसके 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है कि कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया। चलिए आगे यहाँ पे ये बताया गया है कि वनवेब कंपनी है जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, उसका भारत के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है? तो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं अलग अलग। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका नाम है, आप याद रखेंगे। इसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वनवेब के साथ। यहाँ पे LVM-3 की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 की पहली वाणिज्यिक उड़ान थी ये। साथ ही GSLV MK3 का पहला बहु उपग्रह लॉन्च था, यानी एक साथ कई उपग्रह को इसने लॉन्च किया। कितने उपग्रह को? 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो ये इसका पहला लॉन्च था। साथ ही GSLV MK3 LVM-3 का लो अर्थ ऑर्बिट के लिए भी यह पहला मिशन था। 5796 किलोग्राम पोलेड वाला यह भारत का पहला रॉकेट था। वनवेब का यह 14वां प्रक्षेपण था, किंतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के साथ यह पहली साझेदारी थी। वनवेब ने 14वां प्रक्षेपण था, पर जो इसरो के साथ इसके समझौता हुआ था वो पहला था। तो याद रखेंगे। इसके लॉन्च होने पे द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वासरूपम, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसका उद्घाटन किया जा चुका है, तो वही बताया गया है। अच्छा दोस्तों, ये विश्वासरूपम जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान के राजसमंद जिले नाथद्वारा में इसको स्थापित किया गया है। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया है, और किसके द्वारा इसको तैयार कराया गया है? तत्पदम संस्थान नाथद्वारा के द्वारा इसे तैयार कराया गया है। साथ ही यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट ऊंचा है, और साथ ही इसे तैयार करने में 10 वर्ष का समय लगा है। चलिए, बहुत कुछ तो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या हो गया है अब? भारत राष्ट्र समिति। और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा दोस्तों, आप वीडियोस तो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ करके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।